नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ जनपद की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरों के बुलेटिन का, जहां पर खनन माफियाओं के हौसलों के आगे पुलिस मजबूर दिखाई दे रही है, तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अलीगढ़ के लोगों ने खास संदेश देने की कोशिश की है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि खनन माफिया आए दिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ओवरलोडिंग कर बालू की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था काफी अस्त व्यस्त हो रही है। रामघाट और अनूप शहर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगने से आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रैक्टर चालकों का कहना है कि वो ट्रॉलियों में अपने रिस्क पर बालू की ओवरलोडिंग कर लेते हैं। इसके लिए उनके पास किसी भी तरह का कोई परमिट नहीं है। ट्रैक्टर में भी माल लेके जा रहे हैं लोग, बालू भरी रहती है, ओवरलोडिंग कर रहे हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई की? देखिए, ट्रैक्टर का जो पंजीयन है व्यवसायिक कार्यों के लिए है। व्यवसायिक कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए इसका प्रयोग प्रतिबंधित है। यदि कोई स्वामी इस प्रकार का उपयोग करता है गैर कृषि के रूप में, तो उसको अपने वाहन का जो है व्यावसायिक रूप में परिवर्तन करा के और टैक्स जमा करा के तभी संचालित करना अपेक्षित है। उल्लंघन की दशा में चालान करके इनसे जुर्माना वसूला जाता है और इनको परमिट की भी आवश्यकता है। परमिट लेने के उपरांत ही ये व्यावसायिक प्रयोग कर सकते हैं। सर, ट्रैक्टर के पास पुलिस की गाड़ियाँ व जो परिवहन निगम के कुछ अधिकारी वहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं होती और लाइन लगाकर तकरीबन 20 से 30 ट्रक लगातार रोड डेली खड़े होते हैं ट्रैक्टर। आप किस जगह बता रहे हैं बात? जगह जगह FM टावर पर भी है, हरदागंज पर भी है, जगह जगह ये ऐसे लोग खड़े होते हैं। काफी चौराहे से अच्छा, ठीक। इस संबंध में अब ट्रकों के विरुद्ध तो कार्रवाई हो ही रही है। इन पर भी हमारे अधिकारी अपना समय निकाल के इन पर भी कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उड़ान सोसाइटी, हरितिमा पर्यावरण सुरक्षा समिति और ओम गौरा सेवा संस्थान ने एक साथ मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उड़ान सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानी मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया भर में पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन और बढ़ते प्रदूषण को खतरे को देखते हुए विश्व को संदेश देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसके समस्त देशों में हर साल 5 जून को बड़े स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये विश्व पर्यावरण दिवस है और इसके उपलक्ष्य में हमने जवाहर भवन के प्रांगण में ये बरगद का पेड़ है, इसके नीचे एक स्कूली बच्चों की चित्रकला, पोएम राइटिंग और एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की प्रतियोगिता करी है, जहाँ पे इन बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। और साथ में इस बार की जो थीम है, इस बार की थीम है कि हमारे पास केवल एक पृथ्वी है और हमको इसको बचाना है। तो इन बच्चों ने अपने कला के माध्यम से इस बात को कह रहा है कि हमारे पास केवल एक पृथ्वी है और इसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ बच्चों के साथ में एक रक्षा सूत्र बंधवाने का कार्यक्रम किया है बरगद के पेड़ पे, क्योंकि बरगद एक ऐसा पेड़ है जो कि अब खत्म होने की कगार पर है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में रख दिया है। तो इसलिए हमने बरगद को रक्षा सूत्र बनवा के बच्चों को ये प्रेरणा दिलवाया है कि वो इस तरह पेड़ों की रक्षा करें। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? क्या आज विभिन्न स्कूलों के लगभग 100 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है और उन सब बच्चों को हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है, ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके और वो बच्चे आगे आने वाले समय में इस पर्यावरण रक्षा का संकल्प ले सकें। ये आज उड़ान सोसाइटी और हरितिमा पर्यावरण सुरक्षा समिति और ओम गौरा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया। पर्यावरण के दिवस के अवसर पर आज क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने देखा है पिछली बार, अभी 2 साल पहले कोरोना आया, कोरोना में जब हम सब लोग अपने घर पर बंद हो गए तो प्रकृति खुश हो रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी, समुद्र खिलखिला रहा था, हवाएं मदमस्त होकर चल रही थी। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब अपनी क्रियाकलापों को बंद कर देते हैं तो वो प्रकृति के लिए संरक्षण का एक तरीका होता है, प्रकृति अपना काम करने लगती है। तो अगर हम लोग इस प्रकृति को नष्ट करना बंद कर दें तो शायद हम इसको बचा पाएंगे, वरना आने वाले दिनों में स्थितियाँ और भयावह होने वाली है। मैं गांव गैलो की रहने वाली हूं। आज पर्यावरण है, पर्यावरण पर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें अपने
उसकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि गंदगी फैलानी चाहिए। आज आपने कविता लिखी, वो सुनाई? मैंने आज कविता सुनाई, उसमें से मैं 2-3 लाइन सुनाऊंगी। शुद्ध नहीं आवे हवा, दूषित है आकाश, असहज आदमी कर रहे, धरती का है नाश। धन्यवाद। है मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र सिंह है। मैं गांव गहलों की रहने वाली हूँ। मैंने आज विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून। मैंने आज यहाँ पर एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनाई। मैं उससे बताना चाहूँगी, हमें पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। उससे हम सांस लेते हैं, तो हम अगर सांस नहीं लेंगे, हमारे पास पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे। आगे की जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? तो हमें स्वच्छता अपनानी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए, और ना ही खेतों में किसी जहरीले पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। मेरे पिताजी जैविक खेती के किसान हैं। वो अपने खेत में किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वो सिर्फ गाय के गोबर और गौमूत्र का यूज़ करते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नौरंगाबाद में हिंदू महासभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति को जुमे की नमाज पर पूरी तरह से रोक लगाने को लेकर खून से पत्र लिखकर कहा कि देश व प्रदेश में आज जितनी भी हिंसक घटनाएं होती हैं, ये सभी घटनाएं ज्यादातर जुमे के दिन होती हैं। जुमे के दिन समुदाय विशेष के लोग भारी तादाद में मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और हिंसक घटनाओं की रणनीति बनाकर उसको अंजाम देते हैं। दिल्ली विषय भारत में जुम्मे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने हेतु उचित माध्यम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। श्रीमान जी, अवगत कराना है कि पूरे भारतवर्ष में जुम्मे की नमाज के नाम पर हर मस्जिद के बाहर और भीतर लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है, जिसमें नमाज के बाद तकरीरें होती हैं और भीड़ को उन्मादित करके अन्य संप्रदाय के ऊपर हमला, तोड़फोड़ कराई जाती है, लूटपाट, छेड़छाड़ और आगजनी की जाती है, पुलिस पिकेट पर हमला किया जाता है। जुम्मा की नमाज के बाद जो तकरीरें होती है वो सांप्रदायिक के विष से भरी हुई होती हैं। इन तकरीरों में देश विरोधी एवं देश को बांटने वाली बातें कही जाती हैं। महोदय, जुम्मे की नमाज के बाद देश में होने वाली हिंसक घटनाओं के संक्षिप्त विवरण निम्न है। 16 अगस्त 1946 जुम्मे की नमाज के बाद हिंदुओं का कत्लेआम की घोषणा की गई। डायरेक्ट एक्शन की बात होती है, यह है पश्चिम बंगाल, भारत। 11 अक्टूबर 1946 नोवाखाली में हिंदुओं का कत्लेआम, स्थान नोवाखाली। 25 अक्टूबर 1946 मुंगेर सहित अन्य स्थानों पर हिंदुओं का कत्लेआम, ये भी जुम्मे की नमाज के बाद की बात है। 25 अक्टूबर 1989 भागलपुर दंगा, बिहार, जुम्मा का दिन। 19 जनवरी 1990 जम्मू एवं कश्मीर, हिंदुओं का कत्लेआम और पलायन, जुम्मा, स्थान जम्मू कश्मीर। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से कतिपय मांगों को लेकर के एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए। इसे आवश्यक कार्यवाही है उन तक पहुंचा दिया। क्या डिमांड की गई है? इसमें है 4-6 पॉइंट्स हैं। क्या जुमे की नमाज का भी जिक्र है इसमें? अभी आप लोगों ने सुना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। और मांग की है कि जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगा जाए। जी, क्या कारण है, ऐसी मांग क्यों कर रही है और खून से पत्र क्यों लिखा है? देखिए, जब भी ऐसी कोई घटनाक्रम होता है जो हृदय विदारक होता है और ये घटनाक्रम जब एक नियमावली बन जाए कुछ लोगों के लिए, तो अति आवश्यक हो जाता है कि हम जो है सरकार का, हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनका ध्यान यहाँ पर केंद्रित करके और उचित कार्रवाई की मांग करें। ऐसा जो है जिसे कहते हैं ना कि एक सीमा जब हो जाती है, कानपुर का जुम्मे की नमाज के बाद का जो प्रकरण है उसने हमारे सहन शक्ति को जो है अब तोड़ दिया है। चाहे वो आज़ादी की बात हो या आज़ादी से पहले या आज़ादी की बात, हमने अपने पत्र में कुछ एक घटनाक्रम जो है वो चिन्हित किए हैं। इतिहास जो है वो इस बात का गवाह है कि जुम्मे की नमाज ना होकर के आतंकी दिवस बन गया है। जुम्मे की नमाज में इबादत के नाम पर सैकड़ों लाखों की संख्या में ये लोग एकत्र होते हैं और वहाँ पर हिंदुओं पर कैसे हमला किया जाए,
कैसे लूटपाट की जाए, कैसे जो है उपद्रव मचाया जाए, कैसे सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाई जाए, ये सारी तकरीरें होती हैं। और न जाने ऐसे सैकड़ों घटनाक्रम मैंने मेंशन भी किए हैं कुछ एक रेफरेंस के लिए महामहिम जी की, जो कि हमारे हिस्ट्री में ऑलरेडी है जो घटनाक्रम, और लेटेस्ट अभी कानपुर का भी है कि जुम्मे की जो नमाज है वो बेसिकली नमाज नहीं है, जुम्मे का दिन ना होकर के आतंकी दिवस हो गया है। यहाँ पर इबादत के नाम पर आतंकियों की कवायद होती है। ये लोग जो है प्लानिंग बनाते हैं, अपने युवाओं को भड़काते हैं और समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने महामहिम जी से ये मांग की है अपने खून से इस पत्र को लिख करके कि जितना नुकसान ये देश का कर रहे हैं, विशेष धर्म का कर रहे हैं, हिंदुओं का कर रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर दिन को एकत्र होने के बाद इस पर तत्काल प्रतिबंध हो। छोटी छोटी सी मांगे हैं कि जिस तरीके से छोटी मस्जिदें हैं वहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग इस दिन एकत्र ना हो, जो बड़ी मस्जिदें हैं उस दिन 25 से ज़्यादा लोग एकत्र ना हो, और यदि ज़्यादा जमावड़ा इकट्ठा होता है या सामूहिक नमाज जो है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, ताकि जो भी ये घटनाक्रम हुए हैं या जो भी नुकसान हमारे देश की अस्मिता पर या किसी एक विशेष धर्म के संप्रदायों को हो रहा है इनके माध्यम से, वो रोका जा सके। मंदिरों के लिए कोई आंदोलन नहीं होगा? देखिए, आंदोलन की आवश्यकता तब पड़ती है जब केंद्र में बैठी सरकारें या सिस्टम हमारे साथ नहीं होती या हमारी भावनाओं का ध्यान नहीं देती। इस समय जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो श्री राम मंदिर का फैसला आया हो या ज्ञान व्यापी को लेकर के जो भी घटनाक्रम चल रहा है, जिस भी तरीके की कार्रवाई हो रही है, वो सुनिश्चित करती है कि अब हमें आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं है। तो उनके बयान को अन्यथा ना लिया जाए, नीतिगत बयान है, सबको शांत करना भी आवश्यक है। तो मैं तो इसको अपने ही नज़रिए से देखती हूँ कि इस समय सिस्टम में ऑलरेडी वो लोग उपस्थित हैं जो समझते हैं कि न्याय क्या होता है, न्याय विधान के अंतर्गत कार्य करने का तरीका क्या होता है, कानून को सकारात्मक रूप से प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो अब आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए शिव ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ शिव ऑलरेडी है वहाँ पर संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया से हम बहुत जल्दी अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे एवं अपने आराध्यों की वहाँ पर पूजा अर्चना। मंदिरों पे जो कब्जा हिंदू लेंगे वो कोर्ट के माध्यम से लेंगे? देखिए, हमने आज तक कभी ऐसा कोई उपद्रव का कांड किया ही नहीं है। हम लोगों ने इस देश के संविधान को और कानून को माना है। हम जैसा टॉलरेंट कोई हो ही नहीं सकता कि आज आज़ादी के इतने सालों बाद हम, मतलब 70 साल 75 साल का जब हम धैर्य रख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही करेंगे। और अब तो हमें अपनी कानून व्यवस्था पर बहुत विश्वास है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड लगता तो था, परंतु कहते हैं कि सत्य को जो है वो कोई आँच नहीं होती, एक ना एक दिन तो सत्य सामने आता है, और वही प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हर पाप का घड़ा जो है भरता है और फूटता है, और अब वो फूटने के समय आ गया। क्या अन्नपूर्णा भारती ज्ञानवापी मस्जिद में वहाँ पूजा करने जाएंगी? क्योंकि वहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद गए हुए हैं, उनको जाने नहीं दिया है, हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या आप वहाँ जाएंगे ज्ञानवापी पीठ? मैं ही नहीं, मैं महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती मैं ही नहीं, हमारे सारे अखाड़े, हमारे सारे संत बहुत जल्द वहाँ एकत्र होकर के अभिषेक करेंगे। हमारे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज और मैं स्वयं बहुत जल्द वहाँ पर जाकर के अभिषेक करेंगे, और ये सबका नैतिक दायित्व, ये हमारा परम कर्तव्य है। जो इन महादेव को विशुद्ध कर दिया, उनका रुद्राभिषेक के माध्यम से शुद्धिकरण करके प्रॉपर स्थापित करना, ये तो हम लोगों का, संतों का परम कर्तव्य है। तो ये जाएंगे, पूछने की आवश्यकता नहीं, हमें जाना है और ये कार्य करना है, उचित समय पर हम निश्चित जाएंगे। कानपुर में जो हमला हुआ है, PFI का नाम आ रहा है, तो क्या उस पर रोक लगाने की मांग करेंगे? नहीं, PFI क्या, ऐसे न जाने कितने सैकड़ों संगठन हैं जिनके माध्यम से जुम्मे की नमाज की आड़ में इबादत के नाम पर आतंकी घटनाओं को जो है अंजाम दिया जाता है। और ये बात अब सुनिश्चित हो गई है कि जितने भी घटनाक्रम मैंने मेंशन किए इतिहास में, मैंने अपने पत्र में भी लिखा है, वो अब ये बात को सुनिश्चित करते हैं कि जुम्मे की नमाज के नाम पर ये सब लोग जो है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एकत्र होते हैं। इस पर तत्काल बैन लगाना चाहिए, चाहे वो PFI हो। मैं तो कहती हूँ PFI छोड़ दीजिए, सामूहिक नमाज पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है और इसलिए केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल गुजरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं की सरकार रिपोर्ट संपूर्ण देश भर को अपनी 8 वर्ष में जो किया है उसका वर्णन करना और उसका कार्यकलाप जो किए हैं जनता के सामने रखना, दूर दराज तक, घर गांव तक, खेत खलियान तक, गांव गरीब तक इन सभी योजनाओं को पहुंचाना और बताना विस्तार से। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की, क्योंकि तो मीडिया के माध्यम से देश की नीति, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा सभी विषयों पर अपने विषय को प्रतिपादित किया। मित्रों, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जनता की सेवा करते हुए 8 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में केंद्र सरकार और प्रदेश के सरकार के द्वारा जो कराए हुए कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि हमने क्या करा, जो कहा हमने किया, उसके लिए प्रेस रखी। देखिए, अलीगढ़ की मैं बात करूं तो अलीगढ़ के अंदर आप रोडों की बात करें तो 4 लेन रोड, अलीगढ़ से पलवल रोड हो, अलीगढ़ से गाजियाबाद रोड हो, अलीगढ़ से कानपुर रोड हो, इन रोडों का अलीगढ़ से मुरादाबाद रोड हो, NHI के द्वारा कार्य कराना केंद्र सरकार के द्वारा। अगर हम भगवान के मंदिरों की बात करें तो खीरेश्वर हो, पातलेश्वर मंदिर हो, हमारा भ्यामल खेड़ा हो, चाहे हमारा अचल सरोवर हो, ये हमने सुंदरीकरण कराने का काम किया। प्रदेश सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी में, केंद्र के द्वारा स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ का चयन होना, अटल जी के नाम से तिरंगा फहराकर हमने वहाँ पर तिरंगा लगाकर चौराहे का नाम करना, क्षेत्र में चारों तरफ विकास किए। जो सरकार लक्ष्य लेकर आई थी, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के द्वारा डबल इंजन की सरकार ये विकास कर रही है। अभी जो हमारी सरकार ने गांधी 2 बस अड्डे हैं जिनका सुंदरीकरण कराया। कारण क्या, अभी हमारा रोडों का काम, प्राइवेट बसें चल रही हैं। कुछ कारण क्या है, बसों को बाहर रोक दिया गया, शहर में जो बस आती है उसको बैन कर रखी है। धीरे धीरे उनको और किस तरह से सुचारू करें, वहाँ पर 4 लेन जहाँ की आप बात कर रहे हैं, जमा रोड है, उस रोड का चौड़ीकरण होते ही उस बस अड्डे से गाड़ी चलेगी। खैर की तो गाड़ी चल भी रही है, कुछ चल रही है और कुछ है उसको केवल रोड सुपड़ी होने के कारण उन बसें वहाँ से चलने में थोड़ा सा परेशानी आती है। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम हर घर को पानी देंगे तो बिना खुदाई के पानी नहीं। जब वो खोदेंगे, पाइप डलेगा, घर तक पानी। मोदी जी की योजना है हर घर को पानी, तो वो दे रहे हैं। उसमें खुदाई केवल हुई, खुदाई होने के बाद काम भी चलेगा। अब कोई विकास करेंगे, चौराहे का सुंदरीकरण करेंगे तो खुदाई तो होगा, बिना खुदाई के कैसे सुंदरीकरण? तो थोड़ा टाइम लग रहा है, और टाइम लगने के बाद आपको अलीगढ़ एक तरह से नया अलीगढ़ दिखाई देगा। जैसे न्यू इंडिया दिखाई दे रही है, नया भारत दिखाई दे रहा है, उसी तरह से नया अलीगढ़ आपको दिखाई देगा। सवाल है स्मार्ट सिटी का है, स्मार्ट सिटी का एक जवाब दीजिए। तमाम चौराहे पर सरकार के सारी चीज़ों में एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए, दिखाई दे रही है। लेकिन किसी चौराहे का आप तक अधिकारी को बता के नहीं देते, इस चौराहे को हम कितने पैसे लगा के इसका नहीं देखिए, ये टेंडर प्रक्रिया है, ई टेंडिंग है। उसमें टेंडर जो ठेकेदार है वो डालता है और उसमें स्पष्ट होता है। कंप्यूटर पे आप जाइए, नाट पे आप पता कर लीजिए कि आप कौन शास्त्री पार्क का कितने में सुंदरीकरण हो रहा है, क्लियर फॉरवर्ड। अधिकारी बताते नहीं है, अधिकारी को पूछने की आवश्यकता है कि आपको गूगल पे जाइए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजकल तो पेमेंट भी आपको जेब से निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसमें आपने कहा है तो उस संज्ञान में लेते हुए हम दोबारा समीक्षा करेंगे। जब हम विकास करेंगे, वो कहते हैं जो जनता का विकास करेगा और वो जनता पर राज करेगा, वो काम करेगा। हम कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लोगों ने कहा था कि मोदी जी का 56 इंच का, हमने जवाब दिया था।
क्लियर फॉर है प्रदेश, हमारे प्रदेश की नीति और केंद्र की नीति क्लियर है। हमारा किस तरह से हम जनता के साथ रहें। आज हमारा बूथ योजना है, बूथ पर हमारा बूथ अध्यक्ष है, प्रभारी है, शक्ति केंद्र है, सब हम अब हमारा जो योजना चल रही है, जिस तरह से आप लोग में, जिस तरह से आप लोगों की बहुत सपोर्ट है कि जो हम काम कर रहे हैं जनता तक पहुंचाने का काम मेरी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और IT मीडिया काम। ये टेंडर प्रक्रिया है, ई-टेंडरिंग है, उसमें टेंडर जो ठेकेदार है वो डालता है और इसमें स्पष्ट होता है। कंप्यूटर पर आप जाइए, नाट पे आप पता कर लीजिए कि आप कौन शास्त्री पार्क का कितने में सुंदरीकरण हो रहा है, क्लियर फॉरवर्ड है। तो अधिकारी बताते नहीं ना, अधिकारी को पूछने की आवश्यकता है कि आप गूगल पे जाइए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजकल तो पेमेंट भी आपको जेब से निकालने की जरूरत नहीं है। रोज वहाँ साइड चेंज हो रही, कमिश्नर को दिखा दी, नगर आयुक्त को दिखा दी। नहीं, उसमें आपने कहा है तो उस संज्ञान में लेते हुए हम दोबारा समीक्षा करेंगे। सांसद जी, ये शहर पूरा तालाब के अंदर जो हम वहाँ जाते थे, हमारे देश का पैसा, तिरंगा, वहाँ का संविधान अलग, झंडा अलग, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जिन्होंने कश्मीर को आज़ादी करने का काम किया, और आज जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो पहले पंजाब को सुधार लें। पंजाब के अंदर दिन दहाड़े एक गायक की हत्या कर दी जाती है, वो तो संभाल नहीं पाते, किसकी बात कर रहे हैं? लोगों को कहने से पहले अपने गलेवान में झांकना चाहिए। वहाँ पर जिस तरह से आज अब अमरनाथ यात्रा आ रही है, आज इतनी 370-35 हटी, बताइए कोई चेटी भी मरी हो। इस तरह की घटनाएं हर जगह होती, छोटी मोटी वो घटनाएं हैं। इस तरह का कहना आज कश्मीर आज़ादी में जी रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले ही कश्मीर से आया हूँ, मैं अकेला घूमता रहा, किसी ने कहीं भी घूमा, प्लान नहीं हो रहा, कोई प्लान नहीं हो रहा। ब्राह्मण तो वहाँ जाके बस रहे हैं, मैं ब्राह्मणों से मिलने गया हूँ, ब्राह्मण खुशहाल हैं। केजरीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो केजरीवाल नीति में होंगे या तो और कुछ सोच रहे हों, उनको पता नहीं है। जब तक कश्मीर जाकर नहीं देखेंगे तब तक कहना घर में बैठकर, कमरे में बैठकर कह देना कोई भी है। उनके मंत्री भ्रष्टाचार मिल रहे हैं, भ्रष्टाचार में जिस तरह से लिप्त हैं उनके मंत्री, वो उन्हीं से परेशान है। वो देख रहे हैं कि मैं फंस जाऊँ कहीं। धीरे धीरे अब समाज के आगे सब कुछ आ रहा है, तो आज बौखलाहट है ये जिस तरह का बयान देना केवल उनकी बौखलाहट। अलीगढ़ से गाजियाबाद रोड हो, अलीगढ़ से कानपुर रोड हो, इन रोडों का अलीगढ़ से मुरादाबाद रोड हो, NHI के द्वारा कार्य कराना केंद्र सरकार के द्वारा। अगर हम भगवान के मंदिरों की बात करें तो खीरेश्वर हो, पातालेश्वर मंदिर हो, हमारा भ्यामल खेड़ा हो, चाहे हमारा अचल सरोवर हो, ये हमने सुंदरीकरण कराने का काम किया। प्रदेश सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी में, केंद्र के द्वारा स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ का चयन होना, अटल जी के नाम से तिरंगा फहराकर हमने वहाँ पर तिरंगा लगाकर चौराहे का नाम करना, क्षेत्र में चारों तरफ विकास किया। जो सरकार लक्ष्य लेकर आई थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के द्वारा डबल इंजन की सरकार ये विकास कर रही है। सांसद जी, एक सवाल है, आपकी सरकार ने, आपके अधिकारियों ने करीब 5.5 करोड़ रुपए लगा दिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद में यादव समाज के लोगों की दबंगई से परेशान होकर करीब 6 दर्जन दलित परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में यादव समाज के कुछ दबंग खुद को अखिलेश यादव का करीबी बताते हैं और खुलेआम गुंडाई कर लोगों को परेशान कर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। नाम क्या है आपका? सर्वेश। गाँव कौन लोग जाटा। तो मामला क्या है? ये घर लगा रखे हैं, हमारे घर पे आए, हमने गई यादव लोग, तो हमने मने करी कि जहाँ हमारे घर पे है ना है, और तो हमारे बच्चा को नो करे तो उस सगरे में ढूंढ गए, अट्टा पे ढूंढ गए, नीचे ढूंढ गए, हमने मने करी तो किस बात को लेकर किस बात को लेकर? वो गोली मारी तासू। कितने मारी? भाई यादव लोगों ने, वो कारा अंशु ने। किसके मारे? हमारे के प्रधान के। हाँ, अब दलित समाज के लोग जो पलायन करने को जो वोट लगा रहे हैं, ये क्या मामला है? ये जाकर लगा रहे हैं, फैसला करो और नहीं करेंगे तो फिर क्या नाम है? रजत कुमार। अच्छा, गाँव कौन सा? ट्वामी। ट्वामी के आप? मैं प्रेजेंटम प्रधान हूँ। क्या मामला हुआ है आपके साथ?
मेरे साथ मामला हुआ है। मैं अकराबाद से आ रहा था बाज़ार से। रास्ते में आते समय कुछ दबंग लोगों ने साजिश के साथ मारने की कोशिश की। उन्होंने फायरिंग की मेरे ऊपर। पहले एक गोली मारी, मैं बच के वहाँ से भागा हूँ। फिर उन्होंने दूसरी फायरिंग की है मेरे ऊपर रास्ते में। इतनी देर में 100 मीटर की दूरी पे था मैं थाने से। मैं भाग के थाने पहुँचा हूँ, अपनी बाइक को वहीं पर फेंक के। इन लोगों ने मेरा पीछा किया है और कुछ गांव के दबंग लोगों की साजिश भी है इन लोगों के साथ। अच्छा, अब ये पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और नहीं किसी को गिरफ्तार किया। अभी 3 दिन हो गए आज। अच्छा, आपके गांव के लोग जो जाटक समाज के हैं वो पलायन के लिए जो बोर्ड लगा रहे हैं, क्या मामला है उसके? पलायन के लिए तो वो परेशान हैं, पीड़ित हैं। वो क्या करें, मजबूर हैं। वो दबंगे को धमकी मिल रही है कि इसके साथ कम से कम 10 लोगों को और मार देंगे, जाटक समाज के लोगों को। क्यों? कौन लोग दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि फैसला पे मजबूर कर रहे हैं, फैसला करेंगे तो ठीक है, नहीं तो और कि जाट बम और लोगों को मारेंगे। आपने पुलिस को अवगत कराया? पुलिस को अवगत कराया है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे आप? करेंगे क्या, कल देखते हैं, जिले पे बात करेंगे अधिकारियों से। किस संबंध में? इसी संबंध में करेंगे। इनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द और हमारे लिए सुरक्षा दी जाए। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश, गाँव ट्वामी। अच्छा, क्या मामला है? ये आपसे जो कौन लोग हो? हमें जाटव और मेरा बेटा है प्रधान। अच्छा, क्या मामला है? तो ये गए बाजार, तो मैं वापस ही लौट गए में चौराहे पे, और गाँव के ने तो वहीं घेर लिया ये, और वहीं पे गोली मारी के भोसले मारे। तूने हमारी करवाई और हम तो ये बताएं पहले। कौन लोग हैं, कहाँ के लोग? वो हमारी ट्वामी गई यादव लोग। तो अब क्या मामला है? जो बोर्ड लग रहे हैं जी यूँ लग रहे हैं कि उनने धमकी दी है, या तो फैसला करो, और फैसला नहीं किया जाए तो हम 4 मारेंगे और मारे जाएंगे भी जाटव में। तो वह भीत हो करके जो लगाए हुए हैं। तो इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी आपने? हाँ दी है। पुलिस क्या कर रही है? अभी तो कोई सुनवाई ना भैया। अभी तो भाई कब की घटना है? 2 तारीख की। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण, गाँव कौन सा? स्वामी। अच्छा, क्या मामला है? ये जो बोर्ड लगा रखे हैं, धमकी दे रहे हैं काय की धमकी? कि यहाँ से भाजो, दबाव बना रखा है। पूरा मामला बताइए। प्रधान है, जब प्रधान पे ही गोली चली है तो आम आदमी क्या करेगा? कौन समाज के लोग? जाटव। तो क्या दबाव मिल रहा है? दबाव यही मिल रहा है कि साले ने मारो, भजाओ यहाँ से। किस बात को? यही है, और क्या है कि इलेक्शन फैसला करो, नहीं तो भाजो यहाँ से, मारो। ये प्रधान में गोली मारी है, इसी का दबाव है। 2-4 और मारे जाएंगे। कौन लोग? यादव। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश, गाँव ट्वामी। अच्छा, क्या मामला है? ये आपसे जो कौन लोग हो? हमें जाटव और मेरा बेटा है प्रधान। अच्छा, क्या मामला है? तो ये गए बाजार, तो मैं वापस ही लौट गए में चौराहे पे, और गाँव के ने तो वहीं घेर लिया ये, और वहीं पे गोली मारी के भोसले मारे। तूने हमारी करवाई और हम तो ये बताएं पहले। कौन लोग हैं, कहाँ के लोग? वो हमारी ट्वामी गई यादव लोग। तो अब क्या मामला है? जो बोर्ड लग रहे हैं जी यूँ लग रहे हैं कि उनने धमकी दी है, या तो फैसला करो, और फैसला नहीं किया जाए तो हम 4 मारेंगे और मारे जाएंगे भी जाटव में। तो वह भीत हो करके जो लगाए हुए हैं। इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी आपने? हाँ दी है। पुलिस क्या कर रही है? अभी तो कोई सुनवाई ना भैया। अभी तो भाई कब की घटना है? 2 तारीख की। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला कारागार का है, जहां भीषण गर्मी के चलते कारागार प्रशासन द्वारा राहगीरों व मुलाकातियों के लिए वाटर फ्रीजर लगवाया गया है, जिससे कि भीषण गर्मी में राहगीर व मुलाकातियों को पानी की समस्या न हो। लगाया वो किसके द्वारा लगवाया गया है? ये वाटर कूलर जो है हमारी जेल की तरफ से लगवाया गया है। एक एम फाउंडेशन जो है एक वाटर कूलर दिए थे, जिसको जेल के अंदर लगवा दिया गया। उसमें कुछ दिक्कत थी, इसको रिपेयर करा के ठीक ढंग से बाहर लगवाया गया है। ऑलरेडी एक वाटर कूलर लगा हुआ था जो अंदर के साइड था। तो मुलाकात की परेशानियों को देखते हुए, गर्मी के मौसम है, हालांकि हम लोगों ने घड़े की व्यवस्था कराई है, फिर भी संख्या ज़्यादा थी तो घड़े उतनी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। इसलिए वो वाटर कूलर लगवा करके जो मुलाकाती हैं या बाहर जाते हैं वो अपना ठंडा पानी पी सकते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहाँ अलग से लगवाया। जैसे इतनी तपिश में मुलाकाती आती हैं, उनकी सुविधा के लिए आपने क्या इंतज़ाम किए?
सबसे बड़ी सुविधा तो पानी होती है, पानी ही जल ही जीवन है, अगर वो नहीं है तो फिर किस बात का है। तो बहुत भूखे प्यासे लोग आते मैंने देखा है, तो उस वाटर कूलर उनके लिए बहुत ही उपयोग है, इसलिए लगवाया गया। दूसरा यहाँ पर घड़े भी लगवा दिया है। तीसरा सारे जितनी भी मुलाकातें हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से लाइन से लगवा करके उनकी मुलाकात नियमानुसार कराई जा रही है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब ट्रांसपेरेंट है, आप खुद भी देख लीजिएगा, सब सही ढंग से। अंदर भी इनको जो है पानी पिलाने के लिए वाटर कूलर के साथ साथ जो घड़े हैं 10 घड़े रखे गए हैं, ताकि उसमें से बंदी जो है और उसके प्रेग्नेंट पानी पी लें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चमन सिंह एडवोकेट है। चमन जी, ये जो बाहर जिला कारागार द्वारा वो लगवाया गया वाटर कूलर, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये जेल प्रशासन द्वारा बड़ा ही अच्छा कार्य किया गया है। जितने भी मुलाकातियाँ आते हैं उन्हें पानी पीने के लिए बड़ी परेशानी होती है। अब उन्हें पूरे दिन यहाँ ठंडा पानी मिलेगा। बाहर से 20 रुपये की बोतल खरीदते हैं, यहाँ फ्री में पानी पियेंगे। और ऐसी गर्मी में जेल प्रशासन द्वारा किया गया कार्य बहुत ही सराहनीय है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। भगवान सिंह जी, ये जिला कारागार के बाहर वाटर कूलर लगवाया गया, किसके द्वारा लगाया? ये हमारा जेल विभाग के द्वारा लगाया गया है वाटर कूलर, जो ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है जनता के लिए। और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य है जेल प्रशासन का कि जितने भी लोग यहाँ मुलाकात वाले आते हैं, मुलाकात करने के लिए आते हैं, जिनके लोग अंदर बंद हैं जेल में, उनकी बहन आती हैं, बहन बेटियाँ आती हैं, उनके परिवारजन आते हैं, तो उनका जेल विभाग का मुख्य उद्देश्य उससे संबंधित है कि उनको अच्छे से पानी की व्यवस्था हो सके। गर्मी पड़ती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, भीड़ होती है, काफ़ी सारी भीड़ होती है, जहाँ पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जेल प्रशासन ने ठंडे पानी की व्यवस्था कराई गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।